हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिविलाइजिंग द नेटिव और देखेंगे एजुकेटिंग द नेशन। तो इसका मतलब समझने से पहले करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो ज़रूरी बातें ये हैं कि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो करना है लाइक और शेयर। एंड 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी बुक से साइंस कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप उसके नीचे चैप्टर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा। आप वहाँ से भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे सिविलाइजिंग द नेटिव। नेटिव कौन होते हैं? जैसे कि आप इंडिया के रहने वाले हो, आप इंडिया के रहने वाले हो तो आप इंडिया के क्या हुआ? नेटिव हुए। आप इंडिया के क्या हुए? नेटिव हुए। तो सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब है कि जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, कहीं किसी भी जगह के जो नेटिव लोग हैं उनको क्या करना? सिविलाइज करना, उनको असभ्य से सभ्य बनाना। ठीक है। एजुकेटिंग द नेशन, किस तरीके से एजुकेशन होगी नेशन में? तो ये बात हो रही है इंडिया की। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो इंडियंस के बारे में ऐसा सोचे थे कि हमें क्या करना है, ये जो यहाँ के नेटिव्स हैं इनको सिविलाइज करना है और इस कंट्री को थोड़ी सी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसको चेंज करना है। तो देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था उस वक्त। तो हमने देखा था कि रूलर्स के साथ क्या हुआ, नवाब के साथ क्या हुआ, पीजेंट्स के साथ क्या हुआ, ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या असर पड़ा ब्रिटिशर्स का। For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपनी टेरिटरीज ही नहीं बनाई थी, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था? रेवेन्यू जो थे वो भी कंट्रोल कर लिए थे। They also felt that they had a culture mission। They had to civilize the native, change their customs and values। उन्होंने ये भी सोचा, उनको ये भी लगा कि हमें क्या करना है, जो यहाँ के लोग हैं ना उनके यहाँ के लोगों को क्या करना है? सिविलाइज करना है, और जो अब तक वो कस्टम्स, जो वैल्यूज़ जो उनकी है उन सबको बिल्कुल चेंज कर देंगे। ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होते हैं? लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस। अब कौन कौन से चेंजेस ये लेकर आए हैं वो देखेंगे, कैसे कैसे उन्होंने इंडियंस की कस्टम्स को और उनकी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश की। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड सिविलाइज। कुछ क्वेश्चंस थे इनके मन में कि कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे हम इंडियंस को एजुकेशन देंगे, कैसे उन्हें सिविलाइज करेंगे। एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। और उन्हें अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स देंगे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों की तरह वो रहना शुरू कर दें। बहुत असभ्य लोग हैं इंडियंस, तो हम उन्हें सभ्य बनाएंगे, है ना। इस तरीके की बातें चल रही थी। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ब्रिटिशर्स को इन क्वेश्चंस के कोई सिंपल आंसर नहीं मिले। दे कंटिन्यू टू डिबेट फॉर मैनी डिकेड्स। हुआ क्या? बहुत सालों तक, बहुत डिकेड्स तक उन्होंने क्या किया? इस बात पर चर्चा चलती रही कि किस तरीके से हम ये काम करें इंडिया में। हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन। ब्रिटिश लोग जो थे वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। कैसे वो क्या सोचते थे और वो कैसे करते थे या कैसे उन्होंने किया। एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स। In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to the British ideas। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो चेंज हुआ है एजुकेशन का वो लास्ट 200 ईयर्स पहले इन्होंने शुरू किया। ठीक है। सोचा, उसके बारे में सोचना शुरू किया। एंड जब इन्होंने कुछ प्रोसेस में लाने की कोशिश की, कोई भी रूल्स और पॉलिसीज़, तो इंडियंस जो लोग थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। और इनके जो खुद के व्यूज़ थे उन्होंने इंडियंस के ऊपर कैसे लागू किए, कैसे उनको एजुकेटेड करने की बात कही। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या होता है आगे जानेंगे। और इसका मतलब क्या है? इन 1783 की बात है। अ पर्सन नेम विलियम जोन्स। विलियम जोन्स का नाम आया है। जो कौन थे ये? एक पर्सन कहाँ से? मतलब कैलकाटा आए। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जूनियर जज की तरह इनको अपॉइंट किया गया था इंडिया में जब सुप्रीम कोर्ट बन गई थी वहाँ पर। दैट द कंपनी हैड सेटअप। ठीक है।
In addition to being an expert in laws, Jones was a linguistic, मतलब जिस तरीके से वो लॉ में क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, उनको लैंग्वेजेस भी बहुत सारी आती थी, ठीक है। ही हैड स्टडीड ग्रीक, उन्होंने ग्रीक और लैटिन पढ़ी ऑक्सफोर्ड से, उन्हें फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, अरेबिक भी आती थी, उन्होंने अरेबिक भी अपने दोस्तों से सीखी, ठीक है, और पर्शियन भी। अब देखिए कितनी सारी लैंग्वेज इनको आती है। At Calcutta, he began spending many hours a day with Pandit who taught him the subtitles of Sanskrit language. अब इन्होंने क्या किया, कैलकाटा में ये क्या करने लगे, पंडितों के साथ टाइम बिताने लगे, है ना, समय बिताने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उनसे क्या करते थे, संस्कृत के वर्ड सीखते थे, है ना, संस्कृत को सीखते थे और लैंग्वेज सीखते थे, संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर सीखते थे, पोएट्री सीखते थे ना। Soon he was studying ancient Indian text on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो एंशियंट टेक्स्ट थे, जो पुरानी किताबें थी इंडियंस लोगों की, जैसे कोई वेद वगैरह, ठीक है, उनके बारे में भी इन्होंने पढ़ना शुरू किया। कौन कौन सी किताबें, जैसे कि लॉ के रिगार्डिंग, फिलॉसफी के रिगार्डिंग, इन सब के रिगार्डिंग, जो भी इन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बुक्स थी, इन्होंने एंशियंट बुक्स को पढ़ना शुरू किया। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। वो पढ़ते थे और लोगों के साथ भी अपने इन व्यूज़ को शेयर करते थे, जो उन किताबों से वो उनको ज्ञान मिलता था। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस, कॉलब्रुक एंड नेथेनियल हेलहेड were also busy discovering the ancient Indian heritage। तो सिर्फ ये विलियम ही अकेले नहीं थे, बल्कि ये 2 पर्सन का नाम और आया जो कि क्या करे थे, एंशियंट इंडिया जो हेरिटेज था, जो भी टैक्स थे, उनको क्या करे थे, डिस्कवर करने में लगे हुए थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज, और अपने इंडियन लैंग्वेज, जो हमारी इंडियन लैंग्वेज थी, उसको उसमें मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को उसको सीख रहे थे मतलब। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत, और क्या करे थे, संस्कृत के कुछ जो वर्क हैं और जो पर्शियन के कुछ वर्क्स थे, उनको क्या करते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते थे ये लोग। टुगेदर विद दैम, उन दोनों के साथ जोन्स ने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, किस किसने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। तो इनको क्या, एशियाटिक रिसर्चर्स भी बोला गया। Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient culture. इन्होंने अपने जो एटीट्यूड था इंडियंस के मतलब इंडियंस के लिए थोड़ा इनका अलग था, ठीक है, उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी एंशियंट कल्चर के लिए। वो दोनों को इक्वली मानते थे, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे, इंडिया को भी और वेस्ट को भी। वेस्ट कौन सा, जैसे आपकी पूरी अर्थ है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, वेस्ट से आए थे, ठीक है, और ईस्ट में हमारी इंडिया पड़ती है। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन एंशिएंट पास्ट। तो इन्होंने क्या देखा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन के लोग हैं, उन्होंने उनके एंशियंट जब उन्होंने पढ़े, जब एंशियंट टेक्स्ट वगैरह पढ़े, तो उन्होंने जाना कि जो इंडियन की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन हुआ क्या था, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। किस तरीके से, ये जो ग्लोरी थी, जो इंडियन के पास की जो ग्लोरी थी, वो कैसे डिक्लाइन हुई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस इन एंशिएंट पीरियड। तो इंडिया को जानने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए, या उन्होंने सोचा कि अगर हमें इंडिया को जानना है तो यहाँ के टेक्स्ट वगैरह को हमें पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, है ना। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज। तो उन सारे टेक्स्ट को पढ़ के उनको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले, ठीक है, कैसे हिंदूज़ के लिए लॉज बनाने के लिए, मुस्लिम्स के लिए लॉज बनाने के लिए। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर। और ये सारी टेक्स्ट पढ़ के, पुराने टेक्स्ट पढ़ने के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, फ्यूचर, उन्होंने बताया कि हम फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मतलब जो चीज़ें पहले चलती आ रही है, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब दोबारा उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। पास्ट की जो चीज़ें थी, जैसे जैसे लॉ चल रहा था, तो वो वाली चीज़ें हम डेवलपमेंट में आगे यूज़ कर सकते हैं। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। तो इन्होंने क्या किया, एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा, उनके मतलब को समझा, ट्रांसलेट किया, है ना,
दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव, वो सोचते थे इस प्रोजेक्ट के लिए, वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं करेगा बल्कि इंडियन कल्चर को भी, जो इंडियन के लोग हैं उनको भी हेल्प करेगा कि वो भी अपने कल्चर को जाने, ठीक है, उनका जो पहला कल्चर है उसको भी जानेंगे। और जो उनकी ग्लोरीज थी, जो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी बातें थी जो पास्ट में उनकी गुम हो गई हैं, जो पास्ट की चीज़ें थी जो गुम हो गई हैं, वो भी उनको जानने का मौका मिलेगा और वो समझेंगे। और क्या होगा इससे कि इस काम को करने से इन द प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकेम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो उन्होंने सोचा अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इंडियंस के मन में हमारी रिस्पेक्ट होगी, वो क्या करेंगे, हमें अपना गार्जियन मान लेंगे, मास्टर मान लेंगे, जब हम उनको उन्हीं की चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है, जब हम उनको उन्हीं की चीज़ें सिखाएंगे। Influenced by such ideas, many company officials argue that the British ought to promote Indian rather than the Western learning। तो बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर ऐसे भी थे जो क्या करते थे, वो बोलते थे कि आप इंडिया को क्यों प्रमोट कर रहे हो, आपको वेस्टर्न लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। They felt that institution should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian language and poetry। आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than the Western। अच्छा सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा। उन्होंने क्या बोला, और भी ऐसे इनके जैसे और भी लोग थे कंपनी में ऑफिसर जो क्या बोलते थे कि हमें इंडिया के जो कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है जैसे चलता आ रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि यहाँ पे नई वेस्टर्न की लर्निंग लाना चाहिए, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि ये कहीं बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, हमारी चीज़ें जो पहले से चलती आ रही हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर संस्कृत पढ़ाने के लिए, पर्शियन पढ़ाने के लिए, पोइट्री के लिए उन्होंने सोचा कि हमें इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने चाहिए। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम ought टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद। हमें उनको वही पढ़ाना चाहिए, हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को, जिससे वो पहले से फैमिलियर है, ठीक है। एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम। तो वो जिस चीज़ को जानते हैं हमें वही चीज़ उनको पढ़ानी चाहिए, ना कि, तो इससे क्या होगा, वो हमें भी अपना मानेंगे, हमें वो एलियन नहीं मानेंगे। एलियन का मतलब होता है कि बाहर से आए हुए लोग, ठीक है। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन प्लेस इन द हर्थ। तो इसके मतलब उनको ये विश्वास था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इंडियंस के मन में हमारे लिए क्या जगह बन जाएगी, वो हमें अपना नेटिव मानेंगे। ओनली देन कुड बी द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू रिस्पेक्ट। इसके रिगार्डिंग अब क्या होगा कि जो इंडियंस है वो हमें भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा वाज सेटअप इन कैलकाटा 1781। तो यही सब सोचते हुए मदरसा बनाएगा। मदरसा क्या, एक इंस्टीट्यूशन होता है, स्कूल कैन मान लीजिए आप, ठीक है। तो एक स्कूल बनाया गया है 1781 में, कहाँ पर, कैलकाटा में, जहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट ईयर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। किस लिए, संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ाने के लिए, है ना। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो कि काम आए बाद में इस कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज बनी हुई है जिसमें ये है आपके वॉरेन हास्टिंग एंड ये है पंडित और ये है मुंशी। तो एक साइड पंडित है, एक साइड मुंशी। तो यहाँ पे क्या बताया कि हम सबसे सुपीरियर है। तो ओरिएंटलिस्ट फिर से आ गया है। ओरिएंटलिस्ट देखते हैं क्या होता है। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द इंडियन नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ एशिया। वो लोग जिनको क्या होती है, कल्चर, जिनको नॉलेज होती है एशिया की लैंग्वेज और उसके कल्चर की, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब कभी भी आएगा तो आप समझेंगे लोकल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू। तो ओरिएंटलिस्ट जो भी ओरिएंटलिस्ट लोग थे, मतलब जिसको जानना था इंडियंस के बारे में, इंडियन के लैंग्वेज कल्चर के बारे में, तो उनको सबको किसकी ज़रूरत थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज थी, तो कि उन्हें कोई बता सके कस्टम्स, उनके लॉज कैसे थे, तो उनको ट्रांसलेट कर सकें, फिर वो एंशिएंट टेक्स्ट जितने भी थे उनको ट्रांसलेट कर सकें। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज के जो लोग हैं वो इन ओरिएंटलिस्ट को बताएं कि हम लोग ऐसे रहते हैं, हमारे लॉज ऐसे हैं, पहले ऐसे रहते थे, और हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं इनमें ये लिखा हुआ, क्योंकि इनको हिंदी वगैरह नहीं आती थी ना, तो जो यहाँ के लोग हैं वो इनकी हेल्प कर पाएंगे उनको समझने में। तो ये लिखा है। फिर क्या, कैलकाटा का मदरसा बना, ये सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो नॉट all officials shared these views, many were very strong in the criticism of Orientalists।
तो ऐसा नहीं था कि सारे ऑफिशियल्स यही सोचते थे कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं, इंडिया का जो कस्टम है उसको प्रमोट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। और कुछ और ऑफिशियल्स कुछ ऐसे भी थे जो क्या करते थे, क्रिटिसिज्म करते इस ओरिएंटलिस्ट का, क्या करते थे, अपोज थे इनके बिल्कुल, कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही इन लोगों को सिखाना चाहिए। ठीक है, क्यों जी? ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे बोला गया है कि जो ईस्ट है उसमें, जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो, जहाँ पे इंडिया भी आती है, तो उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कस्टम चल रहे हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनमें सब क्या है, बहुत सारे एरर्स हैं। तो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, हमने अभी देखा, those with a scholarly knowledge of the language and the culture of Asia। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जो क्या करते थे, इनको अपोज करते थे। ठीक है, they said that knowledge of East was full of errors। वो बोलते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है ना वो पूरी गलतियों से भरी हुई है, एंड अनसाइंटिफिक थॉट, और बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस, जो ईस्ट की लिटरेचर है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बहुत लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो, तो ये बिल्कुल बेकार होगा कि ब्रिटिशर्स अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करें अरेबिक लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर यहाँ का सिखाने में लोगों को। जैसे वो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे तो इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा चाहिए था, तो इन्होंने बोला कि हमें उनको पैसा नहीं देना चाहिए, हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद के यहाँ पे स्कूल्स खोलने चाहिए, वेस्टर्न कल्चर इन लोगों को सिखाना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन हमें देनी चाहिए। जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल एक ऐसे पर्सन थे जो इन ओरिएंटलिस्ट पे अटैक करते थे, इनकी हमेशा जो थिंकिंग थी इनके अपोजिट रहती थी इन दोनों की। तो द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स वांट, ये बोलते हैं कि जो नेटिव यहाँ के जो लोग चाहते हैं हमें इनको वो नहीं पढ़ाना चाहिए, और व्हाट दे रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू प्लीज दैम विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, हमें इनके मन में जगह बनाने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे चाहते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन और टू बी टीच वट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, हमें इन्हें वो समझाना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए जो कि इनके लिए यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक, तो जो इंडियंस हैं वो अच्छे साइंटिफिक लैंग्वेज और साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं उसके बारे में जान पाएंगे, और जो वेस्ट में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो टेक्निकल एडवांसेस जो हो रहे हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे वो अवगत रहेंगे। ठीक है, अवगत का मतलब कि फैमिलियर रहना और वहाँ की जानकारी होना, तो इंडियंस को पता होगा कि आसपास क्या चल रहा है, रादर दैन विद द पोइट्री एंड स्केयर लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। तो ये जेम्स के कुछ पॉइंट्स थे कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper। 1830s के आते आते ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो ये अटैक था कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इनके इंस्टीट्यूट नहीं, जो ये चाहते हैं इनको वो नहीं पढ़ाना चाहिए, तो इन पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो प्रमोट करे थे इंडियंस को। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बैबिंगटन मैकले। तो ये किसका नाम है? थॉमस। ही सॉ इंडिया एज अनसिविलाइज, ये क्या बोलते थे, जो इंडियंस है ना वो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल अनसिविलाइज कंट्री है, तो इसको ना हमें अभद्र कंट्री है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, सिविलाइज करने की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम, ये चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी स्कूल ना हो। स्कूल कैसे? जिसमें पर्शियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, ये सब चीज़ सिखाई जाती होंगी। यहाँ पे क्या करना है, कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, यहाँ पे बताना चाहिए लोगों को कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने इतना तक बोला कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की एक शेल्फ, एक अलमारी किताब से भरी हुई है, ठीक है, वो पूरे इंडियन के लिटरेचर जितना है वो इसके इक्वल है। मतलब इन्होंने बोला कि हम सुपीरियर है, हमारी जो एजुकेशन है वो सब सुपीरियर है, इंडिया का इतना बड़ा लिटरेचर इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बोला इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। He urged that the British government in India stop wasting public money in the promoting Oriental learning, for it was
नो प्रैक्टिकल यूज़। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसी लैंग्वेज जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ऐसी नॉलेज जिसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, हमें उस पर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको प्रमोट करने में। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकले एम्फसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने बहुत एनर्जी से बोला और बहुत एनर्जी इन्होंने दिखाई इस चीज़ में कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए इंडियंस को, ठीक है। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced। तो अगर इंडियंस को इंग्लिश आ जाएगी तो वो क्या कर पाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में जो लिटरेचर लिखा गया है अलग अलग कंट्रीज़ का, उसको वो पढ़ पाएंगे। इट वुड मेक दैम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न इन साइंस एंड फिलोसफी। तो इससे क्या होगा कि इंडियन लोग हैं उनको पता चलेगा कि बाकी और कंट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या साइंस, क्या फिलोसफी, क्या टेक्नोलॉजीज वहाँ पे आ रही हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी आ वे सिविलाइजिंग पीपल। तो इंग्लिश सिखाने के लिए, मतलब इंग्लिश सिखाना एक ये तरीका होगा कि हम इन लोगों का क्या करेंगे, सिविलाइज करेंगे, उनका जो टेस्ट है उनको चेंज करेंगे, वैल्यूज़ को और कल्चर को चेंज करेंगे। अब ये देखिए कैसे कि इंग्लिश के बारे में वो पढ़ेंगे, जानेंगे, हमारे बारे में देखेंगे, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चाय पीते हैं, सब कुछ रहना चलना, तो हमारी तरह करेंगे वो बिल्कुल। अब कपड़े हमारे जैसे पहनेंगे तो कहाँ से आएगा कपड़ा, इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड से आएगा तो ये जो मार्केट्स है, हमारी जो मार्केट्स है उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे। फॉलोइंग मैकले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया, फिर 1835 एक्ट आया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कलकत्ता, मद्रास, बनारस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 1835 वाला जो एक्ट आया उसमें हायर एजुकेशन को प्रमोट किया है, और जो मदरसा जो चल रहे थे कलकत्ता और बनारस में जो खुले थे संस्कृत कॉलेज के लिए, उनको क्या करा, मतलब बैन करने की सोची कि हम इनको कुछ भी प्रमोट नहीं करेंगे, पैसा वैसा नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस that were falling of themselves into decay. English textbook now began to produce for school। तो अब क्या हुआ, जो ये पहले मदरसा वगैरह चल रहे थे, उन्होंने बोला कि ये अंधेरे क्या है, अंधेरा मंदिर है जहाँ पे कुछ नहीं मिलता। फिर इन्होंने क्या करा, इंग्लिश की जो बुक्स वगैरह थी वो स्कूल में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है। शुरुआत में क्या हुआ था, जो छोटे स्कूल्स थे, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन थी ना इंडिया में, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उसको कुछ चेंज नहीं किया, बस इन्होंने हायर एजुकेशन की बात की है यहाँ पर। अभी ये ना आगे देखते हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो हुआ क्या, 1854 से ईस्ट इंडिया कंपनी में, कहाँ पे, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे जो उनके पार्लियामेंट वगैरह थी, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, वहाँ पे क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे आपके यहाँ पे होते ना पार्लियामेंट वगैरह, ऐसे वहाँ पे था। तो वहाँ से एक डिस्पैच भेजा गया, आप ये समझ सकते हैं कि एक ऑर्डर वहाँ से भेजा गया, कहाँ पर, गवर्नर जनरल जो इंडिया में थे उनको। इशूड बाय चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो चार्ल्स वुड ने वो एक्सेप्ट किया, जो कौन थे, प्रेसिडेंट थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रेसिडेंट थे ये। इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। तो इसको 1854 में जो आया था इसको वुड्स डिस्पैच बोला गया। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया। Outlining the educational policy that was to be followed in India, it is emphasized once again the practical benefits of system European learning as opposed the Oriental languages। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी अब चेंज हो रही है इंडिया में, तो इंडिया में वही फॉलो कराई जाएगी। तो इसमें ये सारी बातें करी गई हैं कि कैसे हम क्या करें, ओरिएंटल लैंग्वेज जो है, ओरिएंटल नॉलेज जो वहाँ पर चल रही है उसको कैसे हम अपोज करेंगे। तो उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखने लगे ये। तो एक प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या था इस डिस्पैच का, उन्होंने बोला, पॉइंट किया, इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेक दैम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला इन्होंने कि जब हम उनको सिखाएंगे, ठीक है, जब हम उनको सिखाएंगे तो वो हमारे लिए काम कर पाएंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलप होगी, ठीक है, और रिसोर्सेज भी यहाँ पे जो कंपनी के हैं वो डेवलप होंगे कंट्री में, है ना। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूरोपियंस कैसे रहते हैं ये बताएंगे उनको, ये सिखाएंगे। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर। उनसे क्या होगी, उनकी इच्छा बदलेगी, है ना, वो भी हमारी तरह रहना सोचेंगे रहने की।
क्रिएट अ डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड, और इससे क्या ब्रिटिश गुड्स की, ब्रिटिश चीज़ों की क्या डिमांड बढ़ेगी, तो इंडियंस को खरीदेंगे, चीज़ खरीदेंगे, तो जो यूरोप है उसका भी एक्सपेंशन होगा। तो वही वाली इकोनॉमिक वाली बात, पैसे वाली बात आ गई इनके मन में कि इसका जो हमने वुड्स डिस्पैच जो हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो सिखाएंगे उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। वुड्स डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड द यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। इन्होंने बताया, वुड्स डिस्पैच में ये बोला गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे जो इंडियंस का कैरेक्टर है वो भी डेवलप हो जाएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, मतलब इन्होंने बोला कि इंडियंस को ये एजुकेशन जो है वो सच्चा बनाएगी और ईमानदार बनाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियंस पहले क्या थे, चोर थे, बेकार थे। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट, तो कंपनी क्या करेगी, इनको फिर अपने अंदर काम करवाने लगेगी, भर्तियां करने लगी जब इनको सब कुछ आ जाएगा, पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इन्होंने बोला कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वो सिर्फ गलतियों से नहीं भरा, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क। तो ये क्या बताता है, इन्हें बिल्कुल कामचोर बनाता है, कमिटमेंट नहीं करता इनको कि हम काम करना है, काम के प्रति ना जागरूक नहीं करता इन लोगों को, ये बोल रहे हैं। नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो स्किल्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो ये जो इंडिया का लिटरेचर है ये इनको नहीं सिखाता, नहीं बताता। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, तो इस डिस्पैच के अंडर बहुत सारे मेजर्स ब्रिटिश के इंडिया में लाए गए। कैसे जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मैटर्स रिगार्डिंग द एजुकेशन, तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया जो सारे एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होंगे जिसको वो सॉल्व करेगा या देखेगा, कंट्रोल करेगा। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो अब क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सेटअप किया जाएगा। 1857 में वाइल द सिपाही रोज, जैसे ही क्या हुआ था, सिपाही म्यूटनी हुई थी मेरठ में, दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता एंड मद्रास एंड बॉम्बे, तो यहाँ पे क्या इन्होंने सिपाही म्यूटनी से पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज तो बना दी थी। अटेम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब बात आती है स्कूल एजुकेशन, ये कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये देखिए कैसे स्कूल वगैरह बना रहे हैं, है ना, इस तरीके के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पढ़ते हैं, द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन वॉज स्ट्रॉन्गली criticized by Christian missionaries in India in the 19th century। 19th century में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी आने लगे थे। द मिशनरीज फेल्ट द एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, कि जो एजुकेशन है वो क्या करेगी, इन लोगों का मॉरल कैरेक्टर सुधारेगी। एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन, और इन लोगों की मोरालिटी सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन ही सुधार सकती है, ये बोला। और क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होते थे कि जब ट्रेडर्स लोग आए थे ना यूरोप से, तो बहुत सारे फादर वगैरह जो होते हैं जो चर्च में होते हैं वो लोग भी आए थे, तो उन्होंने फिर अपने धर्म का प्रचार करना कि हमारा धर्म कितना अच्छा, तुम्हारा बेकार है, कि ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग जो है यहाँ के वो क्रिश्चियन बन जाए। Until 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, जैसे 1813 की बात है, तो जैसे कंपनी अपोज हो रही थी बिल्कुल मिशनरीज़ के। 1813 तक क्या हुआ था, इन मिशनरीज़ को, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ है ना, कंपनी ने यहाँ पे आने नहीं दिया था उनको। क्यों, वो डरते थे कि अभी तो हम यहाँ पे आके सेटल हुए हैं और ये एकदम से यहाँ पे आके प्रचार करने लगेंगे, तो जो लोकल पॉपुलेशन, जो यहाँ के जो लोग बाग हैं, वो क्या बिल्कुल अजीबोगरीब बिहेव करने लगेंगे, हमारे के आते क्या हमारे ट्रेडिशन पे एकदम वार हो जाएगा। अनेबल टू स्टैब्लिश, और उस वक्त ये टाइम नहीं था कि यहाँ पे वो अपना कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बना पाएँ, और ब्रिटिशर का इतना कंट्रोल नहीं था टेरिटरीज पे उस वक्त। द मिशनरी सेटअप मिशन एट सीरमपुर, तो उन्होंने क्या सेटअप किया, मतलब उन सारे मिशनरीज ने सोचा मिलकर कि हम जाएंगे, सीरमपुर पहुँचे वो, जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आया। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 एंड कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो प्रिंटिंग प्रेस कब स्टैब्लिश हुई, 1800 में, कॉलेज कब स्टैब्लिश हुए, 1818 में। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद आते आते अब मिशनरीज यहाँ तक आने लगे, तो हुआ क्या कि उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनवाए यहाँ पर। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया was reluctant to directly support in missionaries education,
There was feeling that any strong attack on local customs, practices, beliefs, religion, ideas might enrage native opinion. तो उन्होंने बोला था 1857 तक 1813 की बात है, जब इन्होंने आने नहीं दिया था मिशनरीज को, तो ये लोग यही सोचते थे कि एकदम से अटैक हो जाएगा लोकल कस्टम्स पर, प्रैक्टिसेस पर, जो ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं इन पर, तो ये अच्छा नहीं होगा इसलिए। तो ये है सीरमपुर कॉलेज, हुगली, जो कलकत्ता के पास है। What happened to the local school? जो लोकल स्कूल से जो यहाँ पे पहले से स्कूल चल रहे थे उनके साथ क्या हुआ? Do you have any idea how children were taught in pre-British time? कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था? And if there were schools, what happened to these? अब अगर वहाँ पे स्कूल्स थे तो जब ब्रिटिश रूल आया तो तब क्या हुआ उन स्कूल के साथ? ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, अब ये एक रिपोर्ट है विलियम एडम की जिसमें हमें पता चलेगा कुछ। तो इन 1830s की बात है, विलियम एडम आ स्कॉटिश मिशनरी जो थे टॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। ही हैड बीन, तो वो उन्होंने घूमा पूरे बंगाल और बिहार में वो घूमे। ही हैड बीन आस्क्ड बाय कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। तो इन्होंने बोला जो ये वर्नाकुलर स्कूल्स है जो यहाँ पे पहले से चल रहे हैं, इनकी एक रिपोर्ट हमें दो, कंपनी ने इनसे बोला। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की, एक रिपोर्ट उनकी बहुत इंटरेस्टिंग थी। रिपोर्ट में क्या लिखा, उन्होंने बताया कि पूरी बंगाल और बिहार में कम से कम 1 लाख पाठशालाएँ ऐसी हैं जो चलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है स्कूल काइंड, उनमें हर स्कूल में 20 बच्चे हैं। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वॉज कंसिडरेबली 20 लाख। तो इन्होंने बताया कि अप्रॉक्स इन 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। इनको कौन चला रहा है इंस्टीट्यूशन को, इन स्कूल्स को? जिन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है वो लोग। द लोकल कम्युनिटी, जो यहाँ के लोग हैं वो मिलजुल के चलाते हैं। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। तो इनको कौन स्टार्ट करते हैं, टीचर या गुरु? एक ही टीचर होते हैं जो सबको पढ़ाते हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल। ये जो सिस्टम है इनका पढ़ाने का, इनकी रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो इन्होंने इंडियंस के स्कूल्स के बारे में दिया। तो उस वक्त जो स्कूल होते थे उनके एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लैक्सीबल था, मतलब चेंज होता था। कैसे जी? फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। देवर नो फिक्स फीस, वहाँ पे फिक्स फीस नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक नहीं होती थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी, सब बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते थे, कोई बेंच और चेयर नहीं होते थे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी, कोई रोल नंबर रजिस्टर नहीं होता था, एंड कोई भी एग्जाम नहीं होते थे। ठीक है। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और कोई टाइम टेबल भी नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे कोई कहीं कहीं पर क्लासेस होती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज के किसी कोने में, शॉप में, टेम्पल में, या फिर जो ये गुरु थे टीचर्स से इनके होम पे ये क्लासेस चलती थी घर पे। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो फी किसके ऊपर डिपेंड करती थी कि उनके पेरेंट्स की कितनी इनकम है उसके हिसाब से। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, तो जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों के जो बच्चे थे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देते थे। टीचिंग वाज ओरल, मतलब जो टीचर्स पढ़ाते थे वो ओरली पढ़ाते थे। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, एंड जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, वो डिसाइड करते थे हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, अकॉर्डिंग टू बच्चे की जो नीड है, बच्चे के हिसाब से कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो पढ़ाना है। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग कोई क्लासेस नहीं थी, सब एक जगह बैठ के पढ़ते थे। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो अलग अलग ग्रुप को वो गुरु लोग जो थे, मतलब गुरु जो थे, टीचर्स जो थे, वो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग लेवल पर पढ़ाते थे हर बच्चों को। एडम डिस्कवर्ड दैट द फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, तो जैसे लोकल जो लोग थे, जिस तरीके की उन्हें ज़रूरत है उस तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, फ्लेक्सिबल था। कैसे? फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जब हार्वेस्ट टाइम होता था, जब खेतों में कटाई या बुआई का कुछ समय होता ना, जब हम क्रॉप्स को लगाते हैं फिर काटते हैं, तो उस टाइम पर क्लासेस नहीं चलती थी। तो इससे क्या होता था, जो गरीब बच्चे होते हैं वो खेतों में अपनी मम्मी पापा के साथ काम करने जाते थे, तो इससे ना गरीब बच्चे भी पढ़ पाते थे कि जब उनका ये टाइम हार्वेस्ट टाइम निकल जाएगा तो फिर पाठशाला शुरू हो जाएंगी, तो सब बच्चे आके पढ़ने लगेंगे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, तो इससे क्या था, जो किसान के जो बच्चे थे वो भी पढ़ पाते थे। ठीक है। नाउ रूटीन्स, न्यू रूल्स, अब आते हैं न्यू रूल्स। अब टू द मिड 19th सेंचुरी की बात है जी, अब आ जाता कंपनी का समय। हमने देख लिया यहाँ पे कैसे स्कूल चल रहे थे पहले। द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरी विद हायर एजुकेशन, तो कंपनी ने सबसे पहले
एजुकेशन पे किस तरीके से ध्यान दिया वो देखते हैं। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाएं टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो इन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया स्टार्टिंग में। तो जो लोकल पाठशालाएं यहाँ पे चल रही थी ना, उन पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया वहाँ पर। आफ्टर 1854 के बाद द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। कंपनी ने सोचा 1854 के बाद कि जो यहाँ का वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, यहाँ की जैसे एजुकेशन चल रही है उसको चेंज करना चाहिए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन। तो इन्होंने कैसे करना चाहिए हमें कि एक सिस्टम बनाना चाहिए, कुछ नए रूटीन्स बनाने चाहिए, नए रूल्स बनाने चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन होगा इन सारे स्कूल्स का। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे किया जाए। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, तो इसके अंदर इस काम को करने के लिए कंपनी ने क्या क्या मेजर्स लिए। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट अपने अंडर बहुत सारे पंडित को क्या हायर किया है ना, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल। तो एक पंडित को 4 और 5 स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव टू स्टैंडर्ड द टीचिंग। तो हर पंडित का काम क्या था कि वो पाठशाला में जाए, विजिट करे और वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करे, है ना। तो ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और हर गुरु को क्या करना था, पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी थी कंपनी के वहाँ पर जाके। एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, एंड एक टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे आपके आज क्लासेस चलती है ना कि ऐसे रेगुलर टाइम टेबल पर क्लासेस चलेंगी। टीचिंग्स वाज नोन नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, अब किताबों से पढ़ाई होगी। एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड, और जो बच्चे याद करेंगे उनका एनुअल एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, पेपर होंगे। अब स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, और स्टूडेंट्स को अब रेगुलर फी देने के लिए बोला गया और रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए बोला गया। हर बच्चे की एक सीट फिक्स कर दी गई कि वो वहाँ पर आके बैठेगा और जितने भी नए रूल और डिसिप्लिन होंगे उन बच्चों को सबको फॉलो करने होंगे। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो हो गया क्या कि जो पाठशालाएं इन सारे रूल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी चलाने के लिए। दोज हु वर नॉट, जो लोग अनविलिंग हैं, जो नहीं मान रहे इन लॉज को कि हम इन लॉ से अपना स्कूल चलाएंगे, उनको गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्पीट। अब क्या हुआ, अब कुछ गुरु थे जो अपने तरीके से बच्चों को जैसे पहले पढ़ाए थे, तो अभी वो ऐसे पढ़ाए थे। तो हुआ क्या कि उनको कॉम्पीट करना पड़ा इन स्कूलों से। इन स्कूलों में बेटर पढ़ाई हो रही है भाई, विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला, और जो गवर्नमेंट के अंदर ये सारे स्कूल चल रहे थे उनसे इन गुरुओं को क्या करना पड़ा, कॉम्पिटिट करना पड़ा। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। In earlier system, children from poor peasant family had been able to go पाठशाला since the timetable flexible। अब क्या था कि जब फार्मर्स के बच्चे थे, पीजेंट्स के बच्चे थे, वो स्कूल जा पाते थे जब फ्लेक्सिबल टाइम था, जब पाठशाला आई थी। अब नए रूल आ गए तो बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे। देखते हैं, द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांड रेगुलर अटेंडेंस। जो नया सिस्टम बना था वो चाहता था कि सारे बच्चे रेगुलर अटेंड हुई क्लास में। अब हार्वेस्ट के टाइम पर बच्चे नहीं आ पाते थे, गरीब फैमिलीज़ के, ठीक है, वो काम करते थे अपने खेतों में। तो उन स्कूलों ने माना कि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, इनडिसिप्लिन है, इनको पढ़ना ही नहीं है, लैक ऑफ डिज़ायर, इनकी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की। तो ये है श्री अरबिंदो घोष, इन्होंने एक स्पीच दी थी जनवरी 15, 1908 में बॉम्बे में। तो इन्होंने बताया था एजुकेशन के बारे में कि हमारी जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वेस्टर्न सिखाओ या फिर ईस्टर्न कल्चर ही सिखाओ। इन्होंने बोला कि जो वर्नाकुलर सिस्टम जो एजुकेशन का है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो एजुकेशन है उसको मिक्सअप करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं इंडिया के, उन बच्चों को भी जानने के लिए मिले और जो नई मॉडर्न टेक्निक, साइंटिफिक वगैरह जो सारी चीज़ें वो बच्चों को जानने के लिए मिले। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। तो एजेंडा क्या था इस नेशनल एजुकेशन का, देखते हैं जरा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली people thinking about education in India were not the British officials were not the only people thinking about the education in India। ब्रिटिश लोग जो थे वो अकेले नहीं थे जो ये सोच रहे थे कि हमें क्या करना है,
इंडिया में एजुकेशन के बारे में जो सोचे थे वो अकेले यही लोग नहीं थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगिन टू टॉक द नीड ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो इस बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाई प्रमोट करें बच्चों के अंदर, है ना, कैसे बच्चों को पढ़ाई करवाएं। इम्प्रेस विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप सम इंडियंस फेल्ट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हैव मॉडर्नाइज द इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न डेवलपमेंट जो हो रही है वहाँ पर, उससे इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस मतलब उनको अच्छा मान रहे थे कि ये सारी चीज़ें भी बच्चों को पता होनी चाहिए कि कैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, तो उससे जो इंडिया है वो भी मॉडर्नाइज होगा। They urged the British to open more schools, colleges and university and spend more money on education। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें बच्चों के एजुकेशन में। You will read about some of these efforts in chapter 9। तो चैप्टर 9 में हम कुछ ऐसे एफर्ट्स पढ़ेंगे। There were other Indians however who reacted against Western education। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स भी थे, लीडर्स भी थे जो क्या कर रहे थे, इस जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको अपोज कर रहे थे, जैसे कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव अस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश एजुकेशन किस तरीके से हमें गुलाम बना रही है। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी ने बोला है। तो महात्मा गांधी अर्ज द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दैट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गांधी जी बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, वो इंडियंस के मन में ये बिठा रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न लोग हैं, वो हमारे से सुपीरियर हैं, और वो अपने जो खुद की जो प्राइड थी, जो उनकी खुद की फ्रीडम थी, जो उनके खुद का गुरूर था, उसको ख़त्म कर रहा है। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। जहर है इस एजुकेशन में, महात्मा गांधी ने ऐसे बोला। इट वॉज सिंफुल, इट इंस्लेव इंडियंस। इंडियंस को क्या गुलाम बना रही है। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन दैम। तो उन बच्चों के अंदर बहुत गंदी गंदी बातें भरी जा रही हैं। चार्म्ड बाय वेस्ट अप्रिसिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है ना स्कूल में, बस ये बताया जा रहा है कि वेस्ट कैसा है, वेस्ट से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ जाए। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर दिस सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे कि जो इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बढ़े। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट द इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू एनस्लेव। जब नेशनल मूवमेंट चली थी तो गांधी जी चाहते थे कि बच्चे लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो इन इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को छोड़ दें और ब्रिटिशर्स को ये बता दें कि अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारा ये कल्चर और नहीं सीखेंगे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग, कि इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छा है सिखाने के लिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस दैम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंड्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपने कल्चर से, अपने सोशल जो चीज़ें हैं उनसे दूर जा रहे हैं और एक अनजान होते जा रहे हैं अपनी खुद की ज़मीन से, अपने खुद के देश से। अब वो क्या फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसिंग द लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस। इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें समाज में चल रही हैं, समाज से बिल्कुल अवगत नहीं रहे ये बच्चे, और जो इंग्लिश एजुकेशन है वो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाती। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने बोला वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज, कि जो ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश एजुकेशन है, वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान देती, ना कि ओरल लैंग्वेज। इट वैल्यूज टेक्स्ट बुक रादर देन द लाइव एक्सपीरियंस। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बुकों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, बुकों को ज़्यादा मानती है, जबकि लाइव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा नहीं मानती वो, और प्रैक्टिकल नॉलेज को। ही अर्ज दैट एजुकेशन ought टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। ये चाहते थे कि एजुकेशन क्या करे, बच्चे का या किसी भी इंसान का आत्मा को और माइंड को डेवलप करे। लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट by itself did not count as education. People had to work with their, मतलब सिर्फ लिखना और पढ़ना ही
आ जाए किसी को तो ऐसा नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी गुजार लेगा। ये चाहते थे कि पढ़ाई के साथ बच्चों को कुछ क्राफ्ट सिखाया जाए, कुछ काम सिखाया जाए, ताकि पढ़ाई लिखाई के बाद वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ काम कर सके, पैसा कमा सके। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा, बच्चे की कैपेसिटी बढ़ेगी और उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे, डेवलप होगा माइंड। तो ये ऐसा सोचते थे गांधी जी। तो ये कोई टेक्स्ट है गांधी जी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। As nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British। तो और भी ऐसे थिंकर्स थे जो अलग अलग चीज़ें सोचते थे एजुकेशन के बारे में। कुछ अपोज थे इस एजुकेशन के, कुछ फेवर में थे, कुछ चाहते थे कि दोनों क्या करें, साथ में मिलकर पढ़ाई जाए। आगे देखते हैं टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। मैनी ऑफ यू हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन। तो आप में से बहुत सारे जनों ने शांति निकेतन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज स्टैब्लिश एंड होम। क्या आप जानते हो कि क्यों स्टैब्लिश किया गया था एंड किसने किया था ये। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन। तो किसने किया था शांति निकेतन की स्थापना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब, 1901 में। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो जब टैगोर जी बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, ऑपरेसिव है, बहुत डर लगता था। द स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिजन। उन्हें जेल की तरह लगता था स्कूल। फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग। वो कभी वो नहीं कर पाते थे जो उनको करना था, ठीक है। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर्स टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे। तो जैसे और बच्चे क्या करते थे, टीचर्स की बात सुनते थे और ये क्या, सॉरी, इनका जो माइंड है वो इधर उधर घूमता रहता था। आगे देखते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। तो जो इनका एक्सपीरियंस था ना स्कूल लाइफ का, उससे ये अलग स्कूल बनाना चाहते थे बच्चों के लिए, अलग सराउंडिंग देना चाहते थे। जो इनकी माइंड में इमेज थी ना स्कूल की, ताकि वो बच्चों के माइंड में ना हो, उनको स्कूल जाना अच्छा लगे, उनको पढ़ना अच्छा लगे, ऐसा कुछ बनाना चाहते थे वो। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन वाज हैप्पी। जहाँ पे बच्चे खुश रहे, जहाँ पर वो कर सके जो उनका मन हो, जहाँ पे वो सारे क्रिएटिव वर्क सीख सके। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर, जहाँ वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके, अपने थॉट्स को, डिज़ायर्स को, ठीक है। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो टैगोर ये सोचते थे कि जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो खुद से सीखने का है। क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने भी कैसा स्कूल बनाया है कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, बहुत सारी रिजिडिटी है ना। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो टीचर्स जो है एक अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को समझे, एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। और जो बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी, जो जागरूकता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उसको हेल्प करे और, है ना, और आगे बढ़ाने की कोशिश करे। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग ऑफ स्कूल्स किल द नेचुरल डिज़ायर। उनका मानना ये था कि जो स्कूल अब बन रहे हैं ना, वो बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर, जो उनके अंदर इच्छा होती है कुछ करने की, वो उनको मार रही है। ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, उन्हें क्रिएटिव बनाने से रोक रही है। हर सेंस ऑफ वंडर, उनके हिसाब से। Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment। टैगोर सोचते थे कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट में मिल सकती है। सो ही चूज टू सेट अप स्कूल। तो इन्होंने जो स्कूल बनाया वो 100 किलोमीटर दूर बनाया कैलकाटा से, एक रूरल सेटिंग में, गांव के वहाँ पर, जिसका नाम था शांति निकेतन। वे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ पे बच्चों को नेचर के सामने, मतलब नेचर के आसपास, पेड़ों के नीचे, खुले इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता था, है ना। चलिए, और वहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी भी सिखाई जाती थी। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन सिमिलर। तो बहुत सारी चीज़ों में महात्मा गांधी और टैगोर जी सेम तरीके से सोचते थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन वहाँ पे दोनों की सोच में डिफरेंसेस भी थे। कैसे?
गांधी जी बिल्कुल वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, उनकी चीज़ों को, मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बिल्कुल अपोज करते थे। टैगोर चाहते थे कि हम एक ऐसा स्कूल बनाए या ऐसा हम बच्चों को कल्चर मतलब स्कूल दें जहाँ पर कंबाइंड एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी वहाँ पे नॉलेज मिले बच्चों को और इंडियन ट्रेडिशन की भी नॉलेज मिले। He emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन। तो उन्होंने देखा कि जो शांति निकेतन उन्होंने बनाया था उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई गई और आर्ट, म्यूजिक, डांस, ये सब चीज़ें सिखाई गई वहाँ पर। नेक्स्ट पर देखते हैं, मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कुड बी फैशन। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो सोच रहे थे कि आपकी ये जो नेशनल एजुकेशन है इसमें चेंज होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइड सेक्शन ऑफ पीपल, कि इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, है ना, मिक्स कर दिया जाए, ताकि लोगों का सोचने का जो नज़रिया है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए। कुछ ऐसे सोच रहे थे कि अल्टरनेटिव ऑप्शन आना चाहिए। कुछ थिंकर्स ये सोच रहे थे कि उस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम जो आया था, ब्रिटिशर्स जो लेकर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे नेशनलिटी को बेकार करा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। हु वाज डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल। अब ये क्या कि सब जो लोग ये बोल रहे थे कि ब्रिटिश वाले जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉन्च नहीं होना चाहिए, वो नहीं लागू होना चाहिए इंडिया में, वो बेकार कर रहा है, ट्रू नेशनलिटी नहीं बताता लोगों को, ठीक है, अच्छे से। तो बात यहाँ आती है कि ट्रू नेशनल क्या होता है और नेशनल एजुकेशन है क्या। तो इस बात के ऊपर डिबेट चल रही है आपकी इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है। तो ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये है एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। तो एजुकेशन क्या था, एक सिविलाइजिंग मिशन था। कैसे? 1870 का जब एक्ट आया तो तब देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, जो लेबर की तरह वर्क करते थे। 19th सेंचुरी तक यही सब चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो चर्च के मिशनरीज थे उन्होंने आना शुरू करा, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की। तो एक यहाँ पर थिंकर का नाम है थॉमस आर्नोल्ड, जो हेडमास्टर थे प्राइवेट स्कूल रग्बी के। एंड फेवरिंग अ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम हैड डिटेल स्टडी ऑफ ग्रीक। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती थी, ग्रीक, रोमन और बहुत सारी लैंग्वेज सिखाई जाती थी जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर बाद में देखेंगे कि हुआ क्या कि It was always seemed to me one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English school that it draws our minds so continually to dwell upon the past. Every day we are engaged in studies and the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly more than 2000। तो एक टेक्स्ट बताया हुआ है, आगे आप देखेंगे कि अर्नोल्ड सोचते थे दैट आ स्टडी ऑफ अ क्लासिकल डिसिप्लिन माइंड। तो पढ़ाई क्या करती है, स्टडी क्या करती है, लोगों का सोचने के नज़रिए को क्या करती है, डिसिप्लिन बनाती है, ठीक है, उनके माइंड को। इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द टाइम बिलीव दैट सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी। सबने सोचा, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स जो थे, एजुकेटर्स जो थे, उन्होंने सोचा कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सेवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल। क्योंकि जो यंग पीपल है उनको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को, उनकी थिंकिंग के लिए, उनके काम करने के तरीके को, टू बी सिविलाइज एडल्ट दे नीडेड अंडरस्टैंड सोसाइटी नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए वहाँ के जो एडल्ट हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या उनको प्रॉपर बिहेवियर करना आना चाहिए ना। तो इम्प्रॉपर बिहेवियर क्या है, प्रॉपर बिहेवियर क्या है, उनको फ़र्क आना चाहिए इस बात में। एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन देयर माइंड। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, लोगों के माइंड्स को डिसिप्लिन करती है। वॉज मीन टू गाइड दैम ऑन हिज पाथ। और क्या, उनको जो चीज़ चाहिए, जो उनका पाथ है, वहाँ तक ले जाने में गाइड करती है। अब देखते हैं एक्सरसाइज, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हमें देखने हैं मैचअप्स पहले। तो फर्स्ट, विलियम जोन्स कौन थे, ये क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे एंशिएंट कल्चर की। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था कि बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में
पढ़ाया जाए। थॉमस मैकले ने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या किया था, प्रमोशन किया था। महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अपोज थे बिल्कुल। पाठशाला में कौन पढ़ाता था, गुरु पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं आपको। वाई डिड जेम्स मिल वॉज सर्व क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स तो ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल अगेंस्ट थे ये ओरिएंटलिस्ट के। द 1854 का जो डिस्पैच एजुकेशन आया था वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज मीडियम हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो 1854 का जो डिस्पैच एजुकेशन आया था उसने क्या इंडिया में एजुकेशन, हायर एजुकेशन इस्टेब्लिश किए थे जी, ठीक है। महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि जो पढ़ाई है वो लिटरेसी को बढ़ाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम एजुकेशन का यही है, नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रविंद्रनाथ ये सोचते थे कि बच्चों को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देना चाहिए, नहीं जी, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ, विलियम जोन्स ने ऐसे क्यों कहा कि ये ज़रूरी है इंडियन हिस्ट्री को समझना, इंडियंस को समझना, उनकी फ़िलासफ़ीज़ और लॉ को समझना, ताकि हम लोग ऐसा एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चला सके जिससे इंडियन लोग फैमिलियर हो, तो वो हमको अपना मास्टर मान लेंगे, उनके मन में हमारी रिस्पेक्ट होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला कि ज़रूरत है इन सब चीज़ों को पढ़ने की। वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज असेंशियल इंडिया, जेम्स मिल और थॉमस मैकले क्यों सोचते थे कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो इंडिया में आनी चाहिए, तो इनका ये मानना था कि अगर हम इनको अपने बारे में बताएंगे, यूरोपियन के बारे में बताएंगे, ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में इंग्लिश इनको सिखाएंगे, तो इनका सोचने का तरीका बदलेगा, इनका टेस्ट बदलेगा, डिज़ायर्स बदलेंगे और ये हमारी तरह रहने लगेंगे, हमारे सारे सामान को जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये भी यूज़ करने लगेंगे। तो होगा क्या कि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनका क्या होगा, वहाँ भी एक्सपैंड होगा। वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट, महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट वर्क भी आए, हाथों से काम करना भी आए, क्योंकि वो सोचते थे सिर्फ एजुकेशन से कोई भी अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकता जब तक उसे कुछ काम करना ना आए, ठीक है। तो उन्हें हैंडीक्राफ्ट आना चाहिए ताकि वो कुछ पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ काम कर सके ना, कुछ कमा सके ना, अर्न कर सके। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव इंडियंस, महात्मा गांधी क्यों सोचते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो इंडियंस को क्या कर रही थी, अपना गुलाम बना रही थी। महात्मा गांधी सोचते थे कि जो ये वाली एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, वो सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखाती है, फिज़िकल और जो लाइफ से जो भी सीख मिलती है, सबक मिलती है, वो ये नहीं बताती। तो और ये बताती है हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज की हम लोग कितने कम हैं और हमारे वेस्टर्न लोग जो आए हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कितने सुपीरियर है। तो एक तरीके से हमें गुलाम बना रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं वो हमेशा इनकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और हमेशा वो लोग ब्रिटिशर्स को क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं कि अच्छा है, वो ठीक है, आ गए यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये कुछ आपको एक्टिविटी करनी है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं उनके स्कूल्स के बारे में, क्या होता था, कैसे स्कूल्स होते थे, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री देखनी है आपके स्कूल के, किसी और स्कूल की जो आपके एरिया में है। चलिए, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड है। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिएगा हमेशा, वहाँ पे साइंस के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं 6, 7, 8 क्लास के, एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उन चैप्टर्स के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से पहले जो जितने भी चैप्टर थे वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।